मेरे क्लासमेट मुझे एक मिंट टैबलेट देता है, लेकिन इस बार मैं उसे खाने की बजाय सीधा कैंटीन के बड़े सूप वाले बर्तन में मिला देता हूँ ताकि पूरे स्कूल के 4,000 स्टूडेंट वही सूप पिए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं दोबारा जिंदगी जी रहा हूँ। पिछली जिंदगी में मेरे क्लासमेट गुयांजी के पास एक अजीब सिस्टम था। मैं जैसे ही उसकी दी हुई कोई भी चीज खाता या पीता, मेरे एग्जाम के नंबर अपने आप उसके पास चले जाते थे। वो एक बड़े अमीर घर का बेटा था। उसके परिवार ने पहले से ही उसके लिए विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी का रास्ता तैयार कर रखा था। मेरे बोर्ड एग्जाम के नंबर चुराना उसके लिए बस टाइम पास वाला मजाक था। लेकिन मैं अनाथालय में बड़ा हुआ एक गरीब लड़का था। मेरे लिए बोर्ड एग्जाम ही जिंदगी बदलने का आखिरी मौका था। तीनों मॉक एग्जाम में मेरे नंबर लगातार गिरते गए। मैंने वजह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आखिर में बोर्ड एग्जाम भी पूरी तरह खराब हो गया और मैं पूरी तरह टूट गया। तभी मैंने गुयांजी को अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा। इतना मुश्किल पेपर था, फिर भी गुयांजी पूरे प्रांत में पहला आ गया। अब टॉपर का नाम भी उसी का है, और चेंगयान जैसा गरीब लड़का तो पूरी जिंदगी नीचे ही पड़ा रहेगा। उसी पल मेरी आंख खुल गई। इस बार अगर उसे दूसरों के नंबर चुराने का इतना ही शौक है तो सिर्फ मेरे नंबर क्यों, इस बार पूरे स्कूल के स्टूडेंट के नंबर उसी के खाते में जाएंगे। हाई स्कूल के तीसरे मॉक एग्जाम से एक दिन पहले मैं कई दिनों से लगातार पढ़ाई करने की वजह से तेज बुखार में था। सिर चकरा रहा था, पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, और मैं डेस्क पर झुका हुआ था। तभी अचानक किसी ने मेरे सामने एक कैन कॉफी रख दी। चेंगियान, जल्दी ये कॉफी पी लो, थोड़ा फ्रेश महसूस करोगे। मैं एकदम चौंक गया। सिर उठाकर देखा तो सामने गुयांजी खड़ा था। पिछली जिंदगी में इसी कॉफी की वजह से उसने मेरे साइंस के बोर्ड एग्जाम नंबर चुरा लिए थे। मैंने तुरंत उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन आसपास के स्टूडेंट इकट्ठा हो गए। देखो, गुयांजी कितना अच्छा इंसान है, अपने क्लासमेट के लिए कॉफी भी लाया है। हाँ, चेंगियान जैसे गरीब लड़के के पास तो स्कूल क्लिनिक जाने के भी पैसे नहीं हैं। बीमार पड़ जाए तो देखने वाला भी कोई नहीं। अच्छा हुआ कि गुयान जी उसके साथ बैठता है, वरना इसका क्या होता। ये बातें सुनकर गुयान जी के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उसने आराम से कॉफी का कैन खोला और मुझे पकड़ाते हुए कहा कि जल्दी पी लो, ये मेरे पापा विदेश से खास कॉफी लाए हैं। ऐसी कॉफी तुम्हें पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। उसी पल मुझे सब याद आ गया। तीसरे मॉक एग्जाम से पहले मैंने यही कॉफी पी थी, और उसी दिन से मेरी पूरी किस्मत बदल गई थी। मैं अनाथालय में पला बड़ा था। अच्छे लोगों की मदद और स्कॉलरशिप की वजह से ही इस अमीर बच्चों वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ पा रहा था। मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए बोर्ड एग्जाम ही किस्मत बदलने का एकमात्र रास्ता था। 12वीं से पहले तक मैं हमेशा पूरे ग्रेड के टॉप 3 स्टूडेंट में रहता था। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लगभग पक्का था। मैं दिन रात मेहनत करता था, एक पल भी आराम नहीं करता था। बस यही सपना था कि इस गर्मी मुझे ऐसा एडमिशन लेटर मिले जो मेरी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन तीसरे मॉक एग्जाम के बाद से मेरे नंबर लगातार गिरने लगे। रिजल्ट वाले दिन स्क्रीन पर दिख रहे 300 से थोड़ा ज्यादा नंबर मेरे दिल को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुंद चाकू बार बार वार कर रहा हो। मैंने तुरंत अपनी आंसर शीट दोबारा चेक कराने की रिक्वेस्ट दी, लेकिन रिजल्ट में साफ लिखा था कि वो सारे बेवकूफ़ी वाले जवाब मैंने ही अपने हाथ से लिखे थे। सबसे डराने वाली बात तो अभी बाकी थी। एग्जाम हॉल की सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि साइंस का पेपर शुरू होने के सिर्फ आधे घंटे बाद ही मैं पेपर जमा करके बाहर निकल गया था। लेकिन मुझे तो साफ याद था कि मैंने हर सवाल आखिर तक ध्यान से हल किया था, आखिरी सेकंड तक अपनी आंसर शीट भी चेक की थी। फिर भी टीचर और बाकी स्टूडेंट एक ही बात बोल रहे थे। सबने अपनी आंखों से मुझे जल्दी पेपर जमा करके जाते हुए देखा था। मेरी यादें और सच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मैंने हार नहीं मानी, बार बार शिकायत की और जांच की मांग की, लेकिन हर बार वही रिजल्ट आया। धीरे धीरे टीचर भी यही समझने लगे कि शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। मरने के बाद जाकर मुझे सच्चाई पता चली। ये सब मेरे क्लासमेट गुयांजी के सिस्टम की वजह से हुआ था। मुझे अपने छीने हुए नंबर याद आते ही गुस्सा आ गया। मैंने उसके हाथ की कॉफी वापस उसकी तरफ ढकेल दी। मैं पहले ही बुखार की दवा खा चुका हूँ, अभी कॉफी पीऊंगा तो दवा पर असर पड़ सकता है। गुयांजी हंसते हुए बोला कि ऐसा भी क्या, मैंने तो तुम्हें बीमार देखकर खास तुम्हारे लिए ये प्रीमियम कॉफी लाई है। क्या इसे पीने से तुम्हारा यूनिवर्सिटी का सपना टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर साफ लग रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। आसपास के स्टूडेंट भी हंसने लगे। कोई बोला कि आज पता चला कॉफी पीने से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। दूसरा बोला कि ये तो स्कूल की दुकान से पानी तक नहीं खरीदता, दवा खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए। एक और लड़का बोला कि असली बात तो ये है कि ये अपनी गरीबी की वजह से हीन भावना में जीता है, इसलिए गुयांजी की मदद भी नहीं ले रहा। गुयांजी ने किसी को नहीं रोका, वो बस मुस्कुराता रहा, जैसे बहुत बड़ा अच्छा इंसान हो। फिर उसने जबरदस्ती कॉफी मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि चेंगियान, कल तीसरा मॉक एग्जाम है, जल्दी से पी लो। मैंने हाथ में पकड़ी कॉफी को देखा और अंदर से घिन महसूस हुई। अभी बोर्ड एग्जाम आने में समय था। मैं इस वक्त उससे खुलकर दुश्मनी नहीं कर सकता था।
इस समय वो पूरी तैयारी में था, जबकि मुझे उसके सिस्टम के बारे में किसी को सबूत भी नहीं दिखा सकता था। अगर अभी उससे भिड़ गया तो पता नहीं बोर्ड एग्जाम से पहले वो मेरे खिलाफ और कौन सी चाल चल देता। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और बड़ी मुश्किल से खुद को रोका कि कॉफी उसी के चेहरे पर ना फेंक दूं। तभी मेरी नज़र नीचे स्कूल के मैदान की तरफ गई। एक लाल रंग का बैनर हवा में लहरा रहा था। मैंने ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा था कि सभी स्टूडेंट पूरे दम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें और अपने सपने पूरे करें। उसी पल मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अगर पूरे स्कूल के स्टूडेंट गुयांजी की दी हुई चीज खा या पी लें, तो क्या सबके बोर्ड एग्जाम के नंबर भी उसी के पास चले जाएंगे? ये सोचते ही मैंने कॉफी दोनों हाथों से पकड़ ली। मैं मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद गुयांजी, लेकिन अभी मेरा पेट ठीक नहीं है, थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए अभी इसे नहीं पी सकता। लेकिन ये तुम्हारी तरफ से है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने तुरंत कहा, झोलांग, क्या तुम ये कॉफी पीना चाहोगे? ये गुयांजी विदेश से खास कॉफी लाया है, सुना है इसे पीने से दिमाग बहुत फ्रेश रहता है। जोउलांग की पढ़ाई हमेशा मेरे बराबर रहती थी। उसके पिता हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे और उसके नाना का परिवार राजधानी में बहुत ताकतवर था, इसलिए स्कूल में कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। जोउलांग ने कॉफी का कैन देखा और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी गुयांजी जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सभी स्टूडेंट चौंक गए। जब उसने मेरी हैरान नजर देखी तो तुरंत बात संभालते हुए बोला, चेंग यान, जोउलांग को शायद कैफीन से एलर्जी है, अगर उसने ये पी ली तो कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। जोउलांग ने इंग्रेडिएंट्स पढ़े और आराम से बोला, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ घटिया कॉफी से दिक्कत होती है, ये तो नेचुरल है, इससे कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही गुयांजी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। लेकिन तभी हु आगे आया और उसने झटके से कॉफी मेरे हाथ से छीन ली। वो गुस्से में बोला, ये कॉफी गुयांजी ने खास तुम्हारे लिए लाई है, तुम खुद नहीं पीना चाहते तो मत पियो, लेकिन उसकी चीज किसी और को देकर एहसान क्यों दिखा रहे हो? उसकी बातें बेहद बुरी थीं। झोलांग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने आंखें घुमाई और बिना कुछ बोले वहां से हट गया। लेकिन मुझे अपना जवाब मिल चुका था। यानी गु यांजी की दी हुई चीज अगर कोई दूसरा भी खाए या पिए तो उसके नंबर भी उसी सिस्टम में चले जाएंगे। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर खेल खेलना ही है तो इस बार बड़ा खेल होगा। सिर्फ मेरे बोर्ड एग्जाम के नंबर चुराने में क्या मजा। इस बार पूरे स्कूल के स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम नंबर उसके उस बेकार सिस्टम में ठूंस दूंगा। तभी तो उसकी इतनी बड़ी तैयारी का सही मजा आएगा। मैंने मन ही मन अपना प्लान पक्का कर लिया और दोबारा कॉफी लेने का नाटक करने ही वाला था कि तभी गुयांजी फिर बोला, चेंगियान, अगर पेट ठीक नहीं है तो कॉफी मत पियो, मेरे पास मिंट टैबलेट भी है, ये खा लो, इससे दिमाग फ्रेश रहेगा। उसकी इतनी ज्यादा परवाह देखकर आसपास के स्टूडेंट फिर उसकी तारीफ करने लगे। गुयांजी कितना अच्छा इंसान है, अपने क्लासमेट का कितना ख्याल रखता है। सच में चेंगयान की किस्मत अच्छी है जो उसे ऐसा क्लासमेट मिला। सबकी तारीफ सुनकर गु यांजी के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। वो बड़े प्यार से बोला, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि चेंग यान बीमार होने की वजह से एग्जाम में पीछे ना रह जाए। आखिर वो हमारी पूरी क्लास की उम्मीद है, इसलिए उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना तो बनता है। उसका ये नकली चेहरा देखकर मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आ गई। मरने के बाद मैंने गलती से उसकी और हु की बातचीत सुन ली थी। वो उसकी चापलूसी करते हुए कह रहा था कि पूरे प्रांत का टॉपर बनना सच में कमाल की बात है। लेकिन गोयांजी बस हंस रहा था। उसने आराम से सिगरेट का कश लिया और बोला, वैसे भी मुझे विदेश जाकर अपना करियर बनाना है, देश के इन नंबरों की मुझे कोई परवाह नहीं। टॉपर का टाइटल बस सुनने में अच्छा लगता है। सच कहूं तो मैं सिर्फ उस गरीब लड़के से खेलना चाहता था। हर दिन किताबें पकड़कर खुद को बड़ा महान समझता था, उसे देखकर ही चिढ़ होती थी। अब देखो, मैंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कूड़ा तो आखिर कूड़ा ही होता है, उसकी जगह हमेशा कूड़ेदान में ही होती है। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए उसने अपना सिस्टम इस्तेमाल किया और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बार मैंने मना नहीं किया। मैंने मिंट टैबलेट ले ली और ऐसे ही अपनी जेब में रख ली। ये देखकर गुयांजी तुरंत भौहें चढ़ाकर बोला, चेंगियान, तुम्हारा सिर घूम रहा है ना, फिर तुमने मिंट क्यों नहीं खाई? मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, अभी बहुत नींद आ रही है, पहले थोड़ा सो लेता हूँ, बाद में खा लूंगा। ये सुनते ही वो बेचैन हो गया। आखिर एक छोटी सी मिंट जेब में चली जाए तो उसे कैसे पता चलता कि मैंने सच में खाई भी है या नहीं। वो तुरंत बोला, तुम्हारा सिर तो अभी डेस्क पर गिरने वाला है, अभी खा लो, इसमें विटामिन भी है, सर्दी में फायदा करेगा, नहीं तो क्लास में सो जाओगे। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि कोई भी धोखा खा जाए। पीछे बैठे स्टूडेंट फिर बातें बनाने लगे, अरे सिर्फ 1 मिनट ही तो है, क्या इसे खाने से मर जाएगा? मुझे तो लगता है इसे हर किसी पर शक रहता है, कोई इसकी मदद करे फिर भी इसे उसकी कद्र नहीं होती। ऐसा ही रहा तो पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा। उनकी बातें कानों में मक्खियों की तरह गूंज रही थी। क्या सिर्फ 2 मिनट दे देने से कोई मेरा भगवान बन जाता है?
क्या मुझे कुत्ते की तरह उसकी तरफ पूंछ हिलाकर एहसान मानना चाहिए? क्या सिर्फ गरीब होने की वजह से लोग बिना सच जाने मुझे ही गलत ठहराएंगे? मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं आने दिया। तभी हू फिर आगे आया। वो ऊंची आवाज में बोला, कॉफी भी नहीं पी, मिंट भी नहीं खा रहे? क्या तुम्हें गुयांजी से कोई दिक्कत है? जानबूझकर उससे पंगा ले रहे हो? उसने जोर से कुर्सी खींची और अकड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। अब पूरी क्लास मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे गलती मेरी ही हो। मैंने कुछ सेकंड चुपचाप सोचा, फिर मैंने जेब से मिंट निकाली, सबके सामने उसका रैपर खोला और उसे मुंह में डाल लिया। गुयांजी मुस्कुराकर बोला, बस अब ठीक है, अब तो दिमाग फ्रेश लग रहा होगा। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद, सच में अब पहले से काफी अच्छा महसूस हो रहा है। उसने अपनी आंखों से मुझे मिंट निगलते हुए देखा, फिर पूरी तरह संतुष्ट होकर क्लास से बाहर चला गया। जैसे ही वो गया, मैं डेस्क पर सिर रखकर सोने का नाटक करने लगा। फिर मैंने जीभ के नीचे छिपाई हुई मिंट धीरे से निकालकर अपनी हथेली में रख ली। कुछ दिन पहले रात रात भर पढ़ाई करने के लिए मैंने ऑनलाइन बहुत सारी सस्ती मिंट खरीद रखी थी। खुशनसीबी से दोनों मिंट का रंग और आकार लगभग एक जैसा था, वरना सिर्फ देखकर ही मेरा राज खुल जाता। बाथरूम जाने का बहाना बनाकर मैंने गुयांजी वाली खास मिंट सुरक्षित छिपा दी, फिर आराम से वापस क्लास में लौट आया। लेकिन जैसे ही अंदर आया, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। गुयांजी मेरी सीट के पास खड़ा था। मेरी डेस्क में रखा खाली प्लास्टिक का मिंट डिब्बा अब बाहर मेज पर रखा हुआ था। तभी हू ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और चुपके से गुयांजी को इशारा किया। गुयांजी तुरंत पलटा। उसका चेहरा इतना काला पड़ चुका था कि लग रहा था अभी फट पड़ेगा। वो ठंडी आवाज में बोला, चेंगयान, ये मिंट का डिब्बा तुमने पहले से खरीद रखा था? मेरा दिल बैठ गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और दिमाग तेजी से सोचने लगा, आखिर उसे अचानक मेरी डेस्क टटोलने की जरूरत क्यों पड़ी? तभी हू ने अचानक अपना गिलास घुमाया। बर्फ वाला पानी सीधा मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पर गिर गया। फिर वो नकली चिंता दिखाते हुए बोला, अरे यार, ये क्या हो गया? हमारे टॉपर को फिर से ठंड लग जाएगी। चेंगियान, जल्दी अपनी जेब देख लो, कहीं अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं जो पानी से खराब हो जाए। उन दोनों की इतनी घटिया चाल देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। मैंने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट की दोनों जेबें उलटकर सबके सामने खाली कर दी। जेब से सिर्फ एक छोटी सी नोटबुक निकली। गुयांजी ने कई बार ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिर उसे हार माननी पड़ी। मैंने अपनी जैकेट से पानी झाड़ा और वापस सीट पर बैठ गया। लेकिन बैठते ही गुयांजी फिर मेरे पास आ गया। इस बार भी वो मुझे ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी और तरीके से मेरी परीक्षा लेने वाला हो। मैंने मासूम बनते हुए उसकी तरफ देखा। गुयांजी, अगर मेरे पास मिंट थी तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बेकार में तुम मेरी इतनी चिंता करते रहे। मैंने भोलेपन से जवाब दिया, मेरी मिंट तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, बस उसका डिब्बा फेंकने का मौका नहीं मिला। और फिर मैं तुम्हारी अच्छी नीयत भी तो ठुकराना नहीं चाहता था। मैंने पूरी ईमानदारी वाला चेहरा बनाया। मेरी बात सुनकर गुयांजी का शक आखिरकार खत्म हो गया। उसके बाद उसने हू की तरफ से माफी मांगने का बहाना बनाया और किसी को भेजकर मेरे लिए पूरी एक डिब्बी महंगी मिंट मंगवा दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इन्हें आराम से रोज खाया करना। लेकिन उसी दिन मैंने ऑनलाइन वैसी ही दिखने वाली सस्ती मिंट का बड़ा ऑर्डर दे दिया। जैसे ही वो आई, मैंने चुपचाप सारी महंगी मिंट बदल दी और गुयांजी की दी हुई वो पूरी खास मिंट की डिब्बी उठाकर अनाथालय वाले अपने कमरे में अच्छी तरह छिपा दी। आखिर पूरे स्कूल में 4,000 से ज्यादा स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले थे। इतने लोगों के लिए मुझे पहले से काफी गोला बारूद जमा करना था। कहीं मिंट कम पड़ गई और उसके सिस्टम ने इसे कम मात्रा मान लिया, तो फिर गुयांजी का पूरे प्रांत में पहला आने का सपना अधूरा रह जाएगा। अगले दिन तीसरा मॉक एग्जाम था। मैं बिल्कुल शांत होकर एग्जाम हॉल में गया और आराम से पूरा पेपर खत्म किया। आंसर शीट जमा करते समय मैं गुयांजी की सीट के पास से गुजरा। उसने मेरी तरफ देखकर भौं उठाई और चेहरे पर घमंडी, मजाक उड़ाने वाली मुस्कान ले आया। मैं भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर सीधा जाकर अपनी आंसर शीट जमा कर दी। कुछ दिनों बाद तीसरे मॉक एग्जाम का रिजल्ट आ गया। हर क्लास के बाहर रिजल्ट लिस्ट लगा दी गई। भीड़ में खड़े कई स्टूडेंट बातें कर रहे थे। अरे, वो गरीब लड़का है ना, बोर्ड एग्जाम पास आते ही दबाव नहीं झेल पाया होगा। मैं धीरे धीरे भीड़ के बीच पहुंचा और ध्यान से रिजल्ट लिस्ट देखने लगा। मैं, जो हमेशा पूरे ग्रेड के टॉप 3 स्टूडेंट में रहता था, इस बार सीधे पूरे स्कूल में 800 से भी नीचे पहुंच गया था। मैंने अपने होंठ जोर से दबा लिए। चेहरे पर ऐसा दिखाया जैसे मेरी पूरी दुनिया ही टूट गई हो। आंखें लाल हो गईं। मैं चुपचाप भीड़ से निकला और बहुत भारी कदमों से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद गुयांजी भी क्लास में लौटा, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। वो तेजी से मेरी डेस्क तक आया और जोर से हाथ मारकर बोला, चेंगियान, इस बार साइंस में तुम्हारे कितने नंबर आए? मैंने चुपके से अपनी जांघ जोर से दबा ली। दर्द की वजह से आंखों में तुरंत आंसू आ गए। मैं कांपती आवाज में बोला, गुयान जी, इस बार मैं बुरी तरह फेल हो गया। एग्जाम के वक्त बुखार इतना तेज था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कई सवाल भी गलत कर दिए।
इतना कहते कहते मैंने सिर नीचे झुका लिया और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। क्लास के स्टूडेंट भी आपस में बातें करने लगे। इस बार चैंगियान सच में बुरी तरह गिर गया। पूरे स्कूल में 800 से ऊपर रैंक आई है और गुयान जी की भी लगभग यही रैंक है। ये सुनते ही गुयान जी एकदम सन्न रह गया। मैंने अपना चेहरा बाजू में छिपा लिया ताकि मेरी हंसी किसी को दिखाई न दे। असल में मैंने उसकी दी हुई मिंट कभी खाई ही नहीं थी, इसलिए उसका सिस्टम मेरे ऊपर चला ही नहीं। लेकिन उसे शक ना हो इसलिए मैंने जानबूझकर सारे एमसीक्यू गलत भर दिए। बड़े सवालों का आधा हिस्सा भी खाली छोड़ दिया। मैंने अपनी रैंक जानबूझकर 800 से नीचे गिरा दी। और गु यान जी, उसकी असली पढ़ाई तो पहले से ही बहुत खराब थी। बिना सिस्टम के उसकी असली रैंक भी 800 के आसपास ही आती थी। अब हमारी रैंक एक जैसी हो गई थी। इस तरह उसका सिस्टम फेल होने की बात पूरी तरह छिप गई। गुयान जी ने गहरी सांस ली और बोला, बस अब मत रो। बीमार होने की वजह से इस बार खराब हो गया तो क्या हुआ? अभी बोर्ड एग्जाम में समय है, तब तक अपनी सेहत ठीक कर लो, फिर जरूर अच्छा स्कोर आएगा। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। मुझे समझ आ गया कि यह मूर्ख पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुका है। मैंने आंसू पोंछने का नाटक किया और उसके चेहरे पर छिपी हुई खुशी को अनदेखा कर दिया। फिर धीरे से बोला, गुयान जी, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा अपना रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, फिर भी मुझे ही दिलासा दे रहे हो। ये सुनते ही उसके होंठ हल्के से फड़क गए। उसने बस एक बनावटी सी आवाज निकाली और बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बोर्ड एग्जाम में अब सिर्फ 15 दिन बचे थे। शायद उसे पूरा यकीन चाहिए था कि उसका सिस्टम इस बार जरूर काम करे, इसलिए वो हर रोज मेरे लिए नई नई चीजें लाने लगा। कभी महंगा प्रोटीन बार तो कभी विदेश से मंगाया हुआ फिश ऑयल। लेकिन मैं उन सबको चुपचाप पीसकर पाउडर बना देता और अलग से जमा करता रहता। हमारे स्कूल में बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए हर दोपहर कैंटीन में एक बड़ी कढ़ाई में मुफ्त सूप बनाया जाता था। मैं कैंटीन के पीछे पार्ट टाइम काम करता था ताकि अपने रहने का खर्च निकाल सकूं। मेरे लिए इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था। जब मैं कैंटीन पहुंचा तब वहां की आंटियां बड़े बड़े सूप के बर्तनों में खाना बना रही थी। गर्म सूप से लगातार भाप निकल रही थी। मैंने तुरंत कहा, ली आंटी, आप लोग बाकी काम कर लीजिए, आज सूप मैं बांट देता हूँ। मैंने जल्दी से बड़ा स्टील का करछुल हाथ में ले लिया। भाप की आड़ में मैंने अपनी बाजू में छिपा हुआ छोटा जिप बैग निकाल लिया। उसके अंदर पिछले 15 दिनों से जमा किया हुआ पाउडर था। गुयान की दी हुई सारी मिंट और प्रोटीन बार मैंने पीसकर उसी में रखी थी। मैंने करछुल से सूप हिलाना शुरू किया। उसी समय बड़ी सफाई से पूरा पाउडर उबलते हुए सूप में मिला दिया। तेज गर्मी की वजह से वो एक पल में घुल गया। ना कोई झाग बना, ना किसी को जरा भी शक हुआ। खाना बांटने के बाद मैं अपनी प्लेट लेकर बाहर निकला। तभी सामने गुयान जी दिख गया। मैं मुस्कुराकर बोला, गुयान जी, आज कैंटीन का सूप बड़ा स्वादिष्ट बना है। एक कटोरा ले लो, बोर्ड एग्जाम से पहले थोड़ा शुभ भी हो जाएगा। उसने नाक सिकोड़ ली, फिर सूप की लाइन में लगे स्टूडेंट को देखकर तिरस्कार से हंस पड़ा। वो बोला, ऐसा मुफ्त का घटिया खाना सिर्फ तुम जैसे गरीब लोग ही खजाना समझकर खाते हो। इतना कहकर उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और हू हू के साथ स्कूल के गेट की तरफ चल पड़ा। उनके घर का प्राइवेट शेफ उनके लिए जापानी खाना लेकर आने वाला था। और उसी समय कैंटीन के अंदर मौजूद लगभग सभी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट आराम से वही सूप पी रहे थे। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर गुयांजी ने हंसते हुए पूछा, चैंग यान, क्या लगता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर सब ठीक रहा तो शायद पूरे प्रांत का टॉपर मैं ही बनूंगा। मेरी बात सुनते ही गुयांजी और उसके पीछे खड़ा हु जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि आसपास खड़े दूसरे पेरेंट्स भी हमारी तरफ देखने लगे। हु हंसते हुए बोला, अच्छा, अगर तुम सच में पूरे प्रांत के टॉपर बन गए तो रिजल्ट वाले दिन मैं खुद तुम्हारे लिए बड़ा सा बैनर लेकर आऊंगा। गुयान जी हंसते हंसते आंसू निकालने लगा। फिर उसकी रोल्स रॉयस आई और वो उसमें बैठकर वहां से निकल गया। मैं वहीं खड़ा हल्का सा मुस्कुराया। बस यही उम्मीद कर रहा था कि रिजल्ट वाले दिन वो पूरे स्कूल की तरफ से मिलने वाले इस तोहफे को सहन कर पाए। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद गुयान जी ने कभी भी क्लास के ग्रुप चैट में कोई मैसेज नहीं भेजा। वैसे भी अब उसे विदेश की यूनिवर्सिटी से ऑफर मिल चुका था। उसने मेरे जैसे गरीब स्टूडेंट से दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि अपने सिस्टम को टेस्ट कर सके और अपनी घटिया खुशी पूरी कर सके। मैंने भी उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। शहर की एक कन्वीनियंस स्टोर में रात की पार्ट टाइम नौकरी पकड़ ली। दिन में आराम करता और रात को कैशियर बनकर काम करता। जो पैसे मिलते उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बचाता रहता। साथ ही उस बड़े धमाके का इंतजार भी कर रहा था। कुछ दिनों बाद पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक ही खबर छाई हुई थी। पूर्वी जियांग प्रांत का बोर्ड एग्जाम रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ था। दूसरे सभी प्रांतों में रिजल्ट आ चुके थे। कहीं लोग अपनी अच्छी रैंक शेयर कर रहे थे तो कहीं खुशी की पोस्ट लगातार वायरल हो रही थी। लेकिन हमारे प्रांत की ऑफिशियल वेबसाइट पर हर बार सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देती थी, सिस्टम एरर। 2 पूरे दिन तक यही चलता रहा। ट्रेंडिंग में भी सिर्फ इसी खबर की चर्चा थी।
हर फोरम पर लोग बहस कर रहे थे कि आखिर रिजल्ट आने में इतनी देर क्यों हो रही है। मैं रात की शिफ्ट में आराम से काउंटर पर बैठा ये सारी खबरें देख रहा था। फिर मैंने फ्रिज से एक ठंडी कोला निकाली और धीरे धीरे पीने लगा। सब कुछ बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था। करीब 15 दिन बाद एक सुबह मेरे पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मुझे तुरंत ब्लू वाइन प्राइवेट स्कूल के ऑडिटोरियम पहुंचना होगा। गांव रिजल्ट से जुड़ा एक बेहद असामान्य मामला सामने आया है, इसलिए सभी स्टूडेंट को वहां बुलाया गया है। मैंने सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहनी, फिर टैक्सी लेकर समय पर स्कूल पहुंच गया। ऑडिटोरियम के अंदर लोगों की भारी भीड़ थी। हमारे स्कूल के स्टूडेंट और दूसरे स्कूलों से आए स्टूडेंट अलग अलग हिस्सों में बैठे थे। पूरा हॉल लोगों की आवाज़ों से गूंज रहा था। हर कोई बस बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की ही बात कर रहा था। मैं जाकर अपनी क्लास वाली जगह पर बैठ गया। तभी पीछे मुड़कर देखा, गु यानजी और हु मुझसे 3 कतार पीछे बैठे थे। आज गु यानजी ने महंगा कस्टम सूट पहन रखा था। बाल भी खास तरीके से सेट किए हुए थे। वो आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था और अपने नए स्मार्टफोन में व्यस्त था। उसके चेहरे पर वही घमंड साफ दिख रहा था। तभी हमारी नजरें मिली। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसने बस ठंडी नजर से मुझे देखा, आंखें घुमाई और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। कुछ ही मिनट बाद ऑडिटोरियम का बड़ा दरवाजा खुला। करीब दर्जन भर पुलिस ऑफिसर अंदर आए और सीधे मंच की तरफ बढ़ गए। पुलिस के एक ऑफिसर ने माइक उठाया और जोर से कहा, सभी स्टूडेंट शांत हो जाइए। हमें पता है कि आप सब अपने रिजल्ट का बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार डेटा में बेहद अजीब गड़बड़ी मिली है, इसलिए अब पूरा सिस्टम हमारी निगरानी में है। आज कुछ रिजल्ट बड़े स्क्रीन पर सबके सामने दिखाए जाएंगे। जैसे ही ये बात खत्म हुई, पूरे हॉल में हलचल मच गई। कोई बोला, अरे मतलब आज यही लाइव रिजल्ट दिखेगा? दूसरा घबराकर बोला, अगर नंबर खराब आए तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल विशाल स्क्रीन जल उठी। उस पर एक साथ 20 स्टूडेंट की जानकारी दिखाई देने लगी। नाम, एडमिट कार्ड नंबर और कुल नंबर। लेकिन जैसे ही सबने नंबर देखे, पूरा हॉल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक किसी की चीख गूंज उठी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा 600 से ऊपर नंबर लाता हूँ, फिर इस बार सिर्फ 250? कैसे? बस यही एक चीख पूरे हॉल में आग की तरफ फैल गई। स्क्रीन हर 2 सेकंड में नए 20 नाम दिखा रही थी। लेकिन चाहे टॉपर हो, औसत स्टूडेंट हो या फिर कभी पढ़ाई न करने वाला लड़का, हर किसी के सामने सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, 250। फिर अगले 20 नाम, फिर वही 250, फिर अगले, फिर भी 250। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक ही स्कोर कॉपी करके सबके नाम के सामने चिपका दिया हो। हजारों स्टूडेंट वहीं टूट गए। कोई रोने लगा, कोई चिल्लाने लगा। पूरा ऑडिटोरियम चीखों से गूंज उठा। मैं अपनी सीट पर आराम से बैठा रहा। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। 4000 स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम स्कोर एक साथ उस सिस्टम में घुस गए थे। इतना ज़्यादा डाटा आने की वजह से पूरा सिस्टम अटक गया और आखिर में सभी के नंबर सिर्फ एक ही जगह पर अटक गए, 250। यही था वो तोहफा जो पूरे स्कूल ने मिलकर गुयानजी को दिया था। अब गुयानजी के चेहरे पर पहले वाला घमंड कहीं नहीं था। उसने दोनों हाथ आगे वाली सीट पर टिकाए हुए थे। उसकी आंखें डर से बाहर निकलने वाली थीं। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि मैं उसे देख रहा हूँ। वो झटके से मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे मुझे वहीं मार डालेगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने भी उसकी आंखों में सीधा देखा। अगले ही पल उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखों का घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ डर, घबराहट और मेरे लिए जहरीली नफरत बची थी। उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो धड़ाम से वापस अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता रहा। उसे लगता था उसका सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम है। लेकिन जब एक साथ 4000 स्टूडेंट का स्कोर डाटा जबरदस्ती उसके सिस्टम में घुसा, तो इतना बड़ा डेटा ओवरलोड वो भी नहीं संभाल पाया। आखिरकार उसका सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया। बड़े स्क्रीन पर नाम लगभग आधे घंटे तक चलते रहे। लेकिन एक बात सबसे अजीब थी, इतनी देर में ना मेरा नाम आया और ना ही गुयानजी का। कुछ देर बाद पुलिस के ऑफिसर ने फिर माइक उठाया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इस बार बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में हुई इस बड़ी गड़बड़ी के मामले में हमें कुछ अहम सुराग मिले हैं। सच्चाई तक पहुंचने के लिए अब हम कुछ लोगों को यहीं से पूछताछ के लिए अलग ले जाएंगे। जब पुलिस ने 3 नाम पुकारे, गु यानछे, हु और चेंग यान, पूरा ऑडिटोरियम एकदम शांत हो गया। मैं बिना घबराए अपनी सीट से उठा और साइड वाले पूछताछ वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरी मुलाकात गु यानजी से हुई। 2 पुलिस ऑफिसर उसे दोनों तरफ से पकड़ कर ला रहे थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो पागल कुत्ते की तरह मेरी तरफ झपटा। दांत भींचकर धीरे से गुर्राया, ये सब तुमने किया है। तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया, हरामी। मैं बस हल्का सा एक कदम पीछे हट गया।
उसकी थूक की बूंदें भी मुझ तक नहीं पहुंचने दी। फिर अपने कंधे से ऐसे धूल झाड़ी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसे एक शब्द भी नहीं कहा, सीधा पुलिस के साथ कमरे के अंदर चला गया। मेरे लिए उसे गाली देना जरूरी नहीं था। जो होने वाला था वो उसे किसी भी गाली से ज्यादा तोड़ने वाला था। कमरे के अंदर बैठते ही मैंने पुलिस से कहा, पिछले 6 महीनों से मेरा क्लासमेट गुयांजी अजीब अजीब बातें करता था। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले उसने मेरे मुंह पर कहा था कि मेरे सारे नंबर पहले से ही उसके हैं, और वो मुझे बार बार अलग अलग दवाइयाँ और मिंट जैसी चीजें खाने के लिए मजबूर करता था। एक ऑफिसर ने कहा, उसने जो कुछ कहा था हमें बिल्कुल वैसे ही बताइए। मैंने सिर हिलाया और बोला, एक दिन वो हु से बात कर रहा था। वो बड़े घमंड से कह रहा था कि उसके पास एक सिस्टम है, जो भी उसकी दी हुई चीज खाएगा उसके स्कोर अपने आप उसके पास आ जाएंगे। जैसे ही दोनों ऑफिसर ने सिस्टम शब्द सुना, दोनों एक पल के लिए रुक गए। फिर उन्होंने तुरंत अपनी रिपोर्ट में तेजी से सब लिखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, चेंग यान, तुम्हारी दी हुई जानकारी बहुत अहम है। अब तुम बाहर जाकर इंतजार करो। मैं चुपचाप बाहर आ गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अंदर से गुयांजी की पागलों जैसी चीख सुनाई दी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े पुलिस वाले और वहां से गुजर रहे टीचर भी एक पल के लिए रुक गए। फिर अचानक अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शायद उसे आखिर समझ आ गया था। उसे लगा था कि उसने सिर्फ मेरे ऊपर सिस्टम चलाया है, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 4,000 स्टूडेंट का स्कोर डेटा एक साथ उसके सिस्टम में घुस जाएगा। उसी डाटा ओवरलोड ने उसके पूरे सिस्टम को उड़ा दिया था। तभी अचानक हु भागता हुआ बाहर आया। वो सीधे पुलिस के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। रोते हुए चिल्लाने लगा, सर मैं सब बताऊंगा। मैं गुयांजी की शिकायत करता हूँ। उसके पास कोई राक्षसी सिस्टम है। वो हमें अपनी चीजें खिलाता था और हमारे स्कोर चुरा लेता था। मैं गवाही दूंगा। मैंने खुद उसके मुंह से सुना है। उसके नंबर वो चुरा सकता है। जो हु पहले उसकी परछाई बनकर घूमता था, अब अपने 250 नंबर वापस पाने के लिए उसी का सबसे बड़ा गवाह बन गया। उसने गुयांजी का एक एक राज पुलिस के सामने खोल दिया। अगले ही पल बगल वाले कमरे से गुयांजी की डरावनी चीख पूरे भवन में गूंज उठी। अब मामला इंसानों की समझ से बाहर जा चुका था। देश की पूरी जांच एजेंसी तुरंत हरकत में आ गई। सबसे बड़ी साइबर टीम ने पूरी रात काम करके उस टूट चुके सिस्टम को खोल डाला। 4,000 स्टूडेंट के स्कोर डेटा के अंदर छिपे सारे रिकॉर्ड एक एक करके वापस निकाले गए। जिन जिन स्टूडेंट के असली नंबर चोरी हुए थे, सबके ओरिजिनल स्कोर वापस कर दिए गए। क्योंकि मामला बहुत अजीब था, इसलिए सरकार ने जनता को असली सच नहीं बताया। आधिकारिक बयान में सिर्फ इतना कहा गया कि एक बड़े अमीर परिवार के लड़के ने विदेशी हैकर टीम की मदद से प्रांतीय बोर्ड एग्जाम डेटाबेस पर हमला किया था। गुयांजी पर देश के अहम इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, राष्ट्रीय परीक्षा का गोपनीय डाटा चुराने और कई गंभीर अपराधों के आरोप लगे। आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे जिंदगी भर किसी भी सरकारी परीक्षा या बोर्ड एग्जाम में बैठने से हमेशा के लिए रोक दिया गया। जिस विदेशी यूनिवर्सिटी ने उसे पहले ऑफर दिया था, उसने भी उसी रात उसका एडमिशन रद्द कर दिया। जुलाई के बीच की एक सुबह मैं कन्वीनियंस स्टोर के पीछे बने छोटे से कमरे में बैठा था। कांपते हाथों से मैंने अपना आईडी नंबर डाला। 3 सेकंड तक स्क्रीन लॉड होती रही। फिर अचानक बड़े अक्षरों में मेरा रिजल्ट सामने आ गया। टोटल स्कोर 705। पूरे प्रांत की साइंस रैंक दूसरा स्थान। मेरे लिए राजधानी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। स्क्रीन पर चमकते हुए उन नंबरों को देखकर मेरी आंखें भर आईं। गर्म आंसू धीरे धीरे मेरे हाथों पर गिरने लगे। पिछली जिंदगी में सड़क पर मरते वक्त जो दर्द, जो बेबसी, जो पछतावा मेरे साथ रह गया था, इस जिंदगी में मैंने सब वापस जीत लिया था। तभी अनाथालय की दादी माँ का वीडियो कॉल आया। उनके चेहरे की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। दोपहर की धूप मेज पर रखे एडमिशन लेटर पर पड़ रही थी। उस पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इंपीरियल यूनिवर्सिटी। मैं उस एडमिशन लेटर को लंबे समय तक देखता रहा, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था मेरी किस्मत का पहिया अब कोई भी दोबारा कभी नहीं चुरा पाएगा।